नमस्कार। आप सुन रहे हैं गीता संवाद। पिछले श्लोक में हमने देखा कि दुर्योधन पांडवों की सेना को युद्ध के लिए व्यवस्थित देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। अब सवाल है कि दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से क्या कहा। तो आइए पहले आज का श्लोक सुनते हैं। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। तो सबसे पहले इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ समझते हैं। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, क्या कहता है कि हे आचार्य, हे आचार्य, पांडु के पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने युद्ध के लिए व्यवस्थित किया है। ठीक है, तो अब पहले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, तो पश्य, पश्य मीन्स देखिए, यस। एताम मतलब यह, पांडु पुत्राणाम पांडु के पुत्र, महतीम मतलब विशाल, ह्यूज आर्मी फॉर्मेशन, देन चमूम मीन्स सेना, द आर्मी, राइट। व्यूढाम मतलब युद्ध के लिए एकदम व्यवस्थित तरीके से खड़ी हुई सेना, so they are arranged in a nice military formation। फिर द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र, तो द्रुपद का पुत्र यहाँ पे कौन है, विल कम टू नो, अभी कुछ देर में हमें पता चलेगा ये किसकी बात हो रही। ठीक है, तब शिष्येन आपके शिष्य के द्वारा, एंड धीमता मीन्स बुद्धिमान या कुशल। तो पूरे श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ क्या है कि हे आचार्य, पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने युद्ध के लिए व्यवस्थित किया है। अब कहानी समझते हैं। यहाँ पे अगर गौर से देखिए तो दुर्योधन शब्दों के साथ खेल रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि गुरुदेव पांडवों की सेना को देखिए, जिसे उसके सेनापति धृष्टद्युम्न ने व्यवस्थित किया है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, द्रुपद का पुत्र और आपका बुद्धिमान शिष्य, और ये दोनों संबोधन उसी एक व्यक्ति के लिए जिसका नाम है धृष्टद्युम्न। यस, तो धृष्टद्युम्न की बात दुर्योधन कर रहा है बिना उसका नाम लिए हुए। अब इसी में शब्दों के खेल में वो क्या कहना चाह रहा है, अगर आप देखिए तो पापा अगर धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के स्टूडेंट थे तो क्या दुर्योधन जानबूझ कर द्रोणाचार्य आपको ये बात याद दिला रहा था? यही बात हम कहना चाह रहे हैं कि वो जानबूझकर याद दिलाना चाह रहा था। इसके पीछे पीछे की उसकी मंशा कुछ भी हो सकती है, लेकिन कहानी बहुत ही रोचक है, क्योंकि बचपन में द्रुपद और द्रोणाचार्य बहुत अच्छे मित्र थे जब दोनों गुरुकुल में पढ़ते थे। ठीक है, और वही मित्रता में एक दिन ऐसा भी हुआ कि अब द्रुपद तो राजकुमार और द्रोणाचार्य थे गरीब ब्राह्मण। तो जो दोस्त हैं उनके, जो मित्र हैं द्रुपद, वो क्या कहते हैं कि एक दिन जब मैं राजा बन जाऊंगा तो अपनी आधी राज्य तुम्हें दे दूंगा। द्रोणाचार्य को उन्होंने प्रॉमिस किया। ठीक है, आधा आधा बराबर में बांट लेंगे, जो मेरा वो तुम्हारा, तो बराबर बराबर काइंड ऑफ बांट लेंगे, ऐसा द्रुपद ने प्रॉमिस किया द्रोणाचार्य से। तो ये एगो साइड बना, ये एगो साइड बना, फिर यस, काटिए। यस, काटिए। बट फिर क्या हुआ, वो बाद में दोनों गुरुकुल से चले गए, फिर द्रुपद राजा भी बन गया, और द्रोणाचार्य अपना कैसे भी करके अपना जीवन काट रहे थे। फिर उनकी शादी हुई और उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अश्वत्थामा। लेकिन द्रोणाचार्य के पास गरीबी थी, गाय नहीं था, खिलाने को भी कुछ था नहीं उनके पास।
तो फिर वो सोचे कि अरे मित्र के पास जाते हैं तो बोला आधा राज्य दे देंगे, क्या पता एक गाय ही दे दे, दूध कम से कम बच्चे को पिला पाए। लेकिन जब वो उसके दरबार में तो गए, उसको कल वो गाँव चाहिए था दूध पीने के लिए। हाँ और क्या, और वो भी खुद के लिए नहीं, वो तो अपने बच्चे अश्वत्थामा के हाँ। लिए। सी लेकिन थोड़ा सा वो भी पी ले। जरूर, लेकिन द्रोणाचार्य भी अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब वो द्रुपद के दरबार में गए तो द्रुपद ने उनको अपमानित किया और बोला कि मित्रता बराबर वालों में हो सकती है, तुम गरीब ब्राह्मण, हम कहाँ बड़े राजा, हमारे बीच कैसी मित्रता। तो मतलब सार ये है कि उन्होंने द्रोणाचार्य का बहुत अपमान किया और अपमानित होकर द्रोणाचार्य फिर हस्तिनापुर जाते हैं, वहां के शिक्षक बनते हैं और पांडवों और कौरवों को पूरी युद्ध कौशल हर तरह की शिक्षा देते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो वो गुरु दक्षिणा मांगते हैं। और गुरु दक्षिणा क्या होती है उनकी, कि भाई जाओ और उस पांचाल नरेश द्रुपद को पकड़ के लेके आओ। लेके आओ मुझे को। तो पहले कौरव जाते हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पाते, फिर पांडव जाते हैं और अर्जुन युद्ध में पांचाल नरेश को हरा के पकड़ के लेके आते हैं। और वो द्रुपद डिफीट नहीं हुआ, कौरव डिफीट हुआ, ऑपोजिट हुआ, लेकिन पांडवा के लिए सिमिलर हुआ। यस, सो पांडवा जीत गए और वो द्रुपद को पकड़ के लाए। और तब द्रोणाचार्य ने कहा कि ठीक है, अब तो हम तुमको हरा दिए हैं तो आधा राज्य मेरा आधा तुम्हारा, अब तो हम बराबर के हो गए ना, तो अब हमसे दोस्ती करोगे क्या? क्या तो क्या करेंगे आप? तो नहीं, तो द्रुपद का तो फिर बहुत अपमान हो गया, तो द्रुपद वाज वेरी हर्ट। तो द्रुपद बोला हम भी इसका बदला लेंगे, इस अपमान का। और फिर वो यज्ञ करता है और यज्ञ की अग्नि से धृष्टद्युम्न का जन्म होता है। लेकिन द्रुपद कैसे फील करता है? वेरी बैड ना। वैसे भी दुर्योधन फील किए थे। द्रोणाचार्य ना, दोस्ती तो यहाँ द्रोणाचार्य और द्रुपद की हो रही है ना बात। हाँ, तो दोनों मिक्सअप यस, हुआ। तो दोनों पहले दोस्त हैं फिर दुश्मन बन गए। तो पहले चाइल्डहुड में ऐसे थे, लेकिन अब दूर दूर। ऐसे। तो उसी यज्ञ से, यज्ञ की अग्नि से किसका जन्म हुआ? धृष्टद्युम्न का और उसकी बहन द्रौपदी का। और दोनों छोटे छोटे बच्चे के रूप में नहीं जन्म हुए हैं, एकदम बड़े बड़े लोग, ठीक है। और उसी समय ये घोषणा हुई कि धृष्टद्युम्न का जन्म ही द्रोणाचार्य के वध के लिए हुआ है। तो मतलब एक तरीके से द्रोणाचार्य को भी पता था कि ये जो धृष्टद्युम्न है, द्रोणाचार्य नो, द्रौपदी की अभी बात नहीं होगी, द्रौपदी के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ धृष्टद्युम्न की बात हो रही है। धृष्टद्युम्न बॉर्न हुई थी टू किल द्रोणाचार्य के लिए। यस, ट्रू एंड काइंड ऑफ और काइंड ऑफ ऐसा ही कुछ होगा जो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन अभी इसके पीछे जैसे दुर्योधन ने ये शब्द क्यों कहे कि ये द्रुपद का पुत्र है, ये आपका शिष्य है, इसके पीछे की मंशा को श्लोक में स्पष्ट रूप से लिखी तो नहीं गई है, लेकिन ये एक व्याख्या हो सकती है। पापा अगर द्रोणाचार्य जानते थे कि धृष्टद्युम्न उनके विरुद्ध लड़ सकता है, तो उन्होंने उसे युद्ध की शिक्षा क्यों दी? यही दूसरा पार्ट इस श्लोक का, यही जब भी हम लोग बात कर रहे थे कि भाई द्रोणाचार्य को पता है कि इसका जन्म ही हुआ है टू किल मी, राइट, बट फिर भी वो उसको एज ए स्टूडेंट एक्सेप्ट करते हैं, उसको अपना शिष्य बनाते हैं और उसको युद्ध कला का सारा ज्ञान देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो कर्तव्य मतलब ड्यूटी एज ए टीचर द्रोणाचार्य का जो है, और उनकी जो व्यक्तिगत भावना है उसको उन्होंने मिक्स नहीं किया। व्यक्तिगत भावना तो ये कहती है कि अरे कल के डेट में ये हमको मार देगा और हम ही इसको शिक्षा भी दें, हम ऐसा क्यों करेंगे भाई? नहीं करेंगे। लेकिन द्रोणाचार्य ऐसा करते हैं क्योंकि उनका जो ड्यूटी है, जो उनका कर्तव्य है
एज ए टीचर और नॉट जस्ट एज एनी टीचर, वो कोई साधारण शिक्षक नहीं है, वो हस्तिनापुर, ही इज अ टीचर ऑफ द प्रिंसेस, सारे राजकुमारों को वो शिक्षा देते हैं। और उनका कर्तव्य था कि भाई हस्तिनापुर के जो भी मित्र देश हैं जैसे पांचाल है, अगर वहां के भी राजकुमार ये शिक्षा ग्रहण करना चाहें तो उन्होंने उसे मना नहीं किया, जबकि उनको पता था कि कल के डेट में ये लड़का जो है यही मेरे वध का कारण बनेगा। पापा, अगर हम किसी को कुछ बोलते हैं और जानते हैं कि उससे उससे बुरा लगेगा तो क्या हमें वह बात नहीं बोलनी चाहिए? देखो भाई, हर बार ऐसा नहीं है, मतलब बात ज्यादा महत्वपूर्ण है उसके पीछे का इंटेंशन, कि आप किस उद्देश्य से वो बात कह रहे हो। अगर आप वो बात किसी को सिर्फ दुख पहुंचाने के लिए कह रहे हैं तो बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर हो सकता है कि उस बात के पीछे आपका उद्देश्य हो कि उससे उसका भला हो, उससे हम उसकी मदद करें, तो अगर वो बात उसको अच्छी नहीं भी लगे तब भी हमको कहना जरूर चाहिए। लेकिन अगर वो बात सच भी हो, लेकिन अगर उद्देश्य हमारा सिर्फ किसी को दुख पहुंचाना हो, ठेस पहुंचाना हो, तो शायद ना करना चाहिए। तो ये बात यहाँ पे बस हो रही है कि शब्दों का चयन, द वर्ड्स यू यूज, लाइक दुर्योधन इज डूइंग। तो शब्दों में ना बहुत पावर होता है, शब्द जो है सीधे आपके दिल तक पहुंचते हैं और वो आपके सोच को बहुत तरीके से ना प्रभावित कर सकते हैं। मुझे सीख मिली कि हमें बोलने से पहले सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बोलने से पहले सोचना चाहिए। और आदि, मुझे सीख मिली कि हमें अपने कर्तव्य और अपनी व्यक्तिगत भावनाओं के बीच अंतर समझना चाहिए। तो यही पूरे श्लोक में ना यही दो बात सबसे महत्वपूर्ण है। जैसा अनवी बोली है कि बोलने से पहले सोचना चाहिए, ये समझना चाहिए कि उसका सामने वाले पे क्या प्रभाव पड़ेगा। और आदि के लिए है कि भाई कर्तव्य और आपका व्यक्तिगत जो भी फीलिंग है, जो भी पर्सनल फीलिंग्स है, उन दोनों के बीच में आपको अंतर करना पड़ेगा। आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। जैसे तुम क्लास में मॉनिटर हो, हाँ, और तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड है अभी, और एक दूसरा है जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है वो तुम्हारा एनिमी है, और टीचर क्लास में नहीं है। टीचर ने बोला कि अनवी तुम मॉनिटर हो, हमको बताना क्लास में कौन कौन बात किया, कौन कौन बदमाशी किया। तो अभी मान लो कोई मेरा दुश्मन है, तो हो सकता है कि हम उसकी हर एक गलती को रिपोर्ट कर देंगे, टीचर ये बहुत बात कर रहा था, टीचर ये बहुत बात कर रहा था, क्योंकि तुम उसको पसंद नहीं करते हो। और कोई तुम्हारा दोस्त है अगर, तो अगर मेरे बेस्ट फ्रेंड किसी का होगा, अगर बात करेगा तो कुछ भी नहीं बोलेंगे ना? बिल्कुल नहीं, वही बात सब फेयर ट्रीट Yes, करना है। yes, अगर सबको पॉइंट फेयर क्या ट्रीट है? करना है। अगर पॉइंट क्या यही है? पॉइंट है कि तुम्हारा जो पर्सनल फीलिंग है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है ड्यूटी। मेरा ड्यूटी। यस, एज ए ड्यूटी, एज ए मॉनिटर तुम्हारा ड्यूटी है फेयर रहना, चाहे वो दोस्त हो, चाहे हम उसको पसंद ना भी करें, तब भी हम वहां पे कोई भेदभाव नहीं करेंगे, ड्यूटी करेंगे। तो ड्यूटी और पर्सनल फीलिंग्स में डिफरेंस करना ही बहुत जरूरी है। और इस श्लोक से हमको लगता है कि यही सबसे बड़ी शिक्षा है। तो अब अगले श्लोक में हम लोग देखेंगे जिसमें दुर्योधन आगे द्रोणाचार्य से बात करेगा और बताएगा कि पांडवों की सेना में और कौन कौन लोग खड़े हैं, और योद्धाओं के बारे में बात करेंगे। अभी तो हमने बस एक योद्धा के बारे में सुना, वो है धृष्टद्युम्न। अभी भी उसका नाम नहीं सुना, बस सुना कि एक है। कौरवों की सेना में हम लोग सुन चुके हैं अभी तक द्रोणाचार्य और दुर्योधन, दो लोगों का नाम सुन चुके हैं, है ना। तो अगले श्लोक में हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन तब तक आप सब लोग प्रश्न पूछते रहिए, सोचते रहिए और एक एक श्लोक के साथ आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।